पति पत्नी के कई केसेस में आप लोगों ने देखा होगा कि जब पत्नी 498 ए का केस करती है तो उसमें ये लिखवाती है मेरे साथ क्रुएल्टी की गई थी, यानी कि क्रूरता की गई थी। और जो उसमें टाइम मेंशन करती है, कभी कभी तो तुरंत का ही होता है और कभी कभी 4-5 साल के बाद एफआईआर दर्ज करने जाती है। तो मान लीजिए कि अगर पत्नी के साथ क्रुएल्टी हुई है तो वो तुरंत क्यों नहीं जाती है, 4-5 साल के बाद ही क्यों याद आता है कि मेरे साथ क्रुएल्टी हुई थी? क्या वो जानबूझ के अपने पति व पति घर वालों को फंसाना चाहती है? तो ये मान लीजिए कि अगर क्रुएल्टी हुई है और क्रुएल्टी होने के 5-7 साल के बाद या 4-5 साल के बाद कोई पत्नी 498 ए का केस कर रही है, तो इससे तो यही माना जा सकता है कि पत्नी जानबूझ के अपने पति व पति के घर वालों को फंसाना चाहती है। क्योंकि अगर क्रुएल्टी हुई है किसी भी महिला के साथ तो उसे तुरंत ही जाना चाहिए। तुरंत नहीं गई है इसका मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं हुई है, बाद में गई है तो ये सरासर फंसाने का तरीका है। तो क्या इस तरह के झूठे केसेस अगर पति या पति घर वालों के ऊपर हो जाता है तो क्या ऐसे केसेस से पति व पति के घर वालों को राहत मिल सकती है? तो आज हम इन्हीं सारी चीजों को लेकर के अभी हाल ही में आए एक जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए अब समझते हैं इस फैक्ट के बारे में। इसमें होता क्या है कि पत्नी के द्वारा पति के ऊपर तो एफआईआर 498 ए के तहत की ही जाती है, साथ में पति के घर वाले, यहाँ तक कि जो दूर के रिश्तेदार जैसे कि उनके बुआ और फूफा हैं, उनके अगेंस्ट भी कंप्लेन की जाती है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट नोट किए, जिसमें से पहला पॉइंट ये था कि अगर मान लीजिए कि पत्नी के साथ प्रताड़ना की गई है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है, क्रुएल्टी की गई है, तो पत्नी ने तुरंत इमीडिएट क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराई? पत्नी ने एफआईआर को इतना लेट क्यों दर्ज कराया, जो कि 4 महीने के बाद किया है? तो आइए अब हम इसके बारे में विस्तारपूर्वक आप लोगों से जानकारी साझा करने वाले हैं। इसमें होता यह है कि पति पत्नी की शादी होती है 2018 में। इसके बाद दोनों के बीच में काफी अच्छा चलता रहता है। फिर शादी के कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद, पत्नी ने क्या किया कि अपने पति व पति के घर वालों के अगेंस्ट में 498 ए साथ साथ में 406 के तहत एफआईआर दर्ज करा दी, जिसमें पत्नी के द्वारा जो आरोप लगाया गया था वो ये लगाया गया था कि मुझे मेरे पति के द्वारा व पति के जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनके द्वारा मुझे बहुत ज्यादा दहेज को लेकर के प्रताड़ना दी जा रही थी। इस केस में जो पत्नी है, जो कि पत्नी 15 फरवरी 2019 को अपने मायके लौट आती है ससुराल से, लेकिन पत्नी के द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई गई थी वो 19 जून 2020 को दर्ज कराई गई थी। कहने का मतलब ये हुआ कि ससुराल से अपने मायके जाने के बीच में 4 महीने हुए और 4 महीने में कोई भी कंप्लेन नहीं कराई गई थी। 4 महीने के बाद पत्नी के द्वारा शिकायत की गई थी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये लगता है कि पत्नी ने जानबूझ के साजिशन अपने पति व पति के घर वालों को परेशान करने के लिए ये केस किया था। तो इसमें और एक बात ध्यान देने वाली और है कि पत्नी ने जो केस किया था उसमें पति व पति के परिवार वाले के साथ साथ रिश्तेदारों भी नाम लिखाए थे, जिसमें से बुआ फूफा भी थे। तो बुआ फूफा के ऊपर क्या इल्जाम लगाए थे, अब इसके बारे में बात करते हैं। पत्नी ने बताया कि 27 अक्टूबर 2018 को, उस दिन करवा चौथ था। उस दिन क्या होता है कि जो लड़के के यानी कि पति की बुआ और फूफा होते हैं, वो लोग पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारे पास जो फ्लैट है, यानी जो पिताजी के नाम से मकान है, वो अपने पति के नाम से ट्रांसफर करा दो। इसके साथ साथ कई प्रकार से दहेज को लेकर के डिमांड किया करते थे, गिफ्ट के लिए बोला करते थे कि ये चाहिए वो चाहिए। इस तरह से वो मुझे बहुत ज्यादा मेंटली हैरास करते थे, यानी कि मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे।
लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि पत्नी के द्वारा 4 महीने के बाद ही एफआईआर क्यों कराई गई। इसका मतलब कि पत्नी हो सकता है कि सिर्फ परेशान करने के इरादे से ही उसने केस किया हो। तो ये सारी चीजें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी नोटिस की। फिर इसके बाद ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट मामलों को समझती है, दोनों पक्षों की बात सुनती है, जिसमें से पत्नी से प्रश्न किया जाता है कि आपके साथ मान लीजिए क्रुएल्टी हुई भी है, तो आपने 4 महीने के बाद ही एफआईआर दर्ज क्यों कराई? आपने इमीडिएट क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराई? तो पत्नी का कहना ये था कि मैं सोच रही थी कि समझौते से हमारा रिश्ता बच जाए, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ क्रुएल्टी बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से मुझे एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। दूसरी तरफ जब पति से यही बात पूछी गई, तो पति का कहना ये था कि पत्नी के द्वारा जो एलिगेशन लगाए गए हैं ये गलत है, क्योंकि जो मेरी बुआ और फूफा है वो हमारे साथ रहे ही नहीं है और मेरी मैरिड लाइफ में उनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। और जो पत्नी ने आरोप लगाया है वो सिर्फ एक ही आरोप लगाया है बुआ और फूफा के ऊपर कि करवा चौथ वाले दिन उन्होंने हमसे दहेज की डिमांड की, जो कि ये गलत है। और दूसरी तरफ अगर पत्नी के साथ क्रुएल्टी की थी, हमने प्रताड़ना की थी या मेंटली हैरास किया था, तो पत्नी ने तुरंत इमीडिएट क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराई, इतना लेट क्यों दर्ज कराया? इसके अलावा पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं, जो भी एलिगेशन लगाए हैं, उसके पास उसे साबित करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट सारी बातों को सुनती है, सारे फैक्ट देखती है और पति पत्नी दोनों की बात सुनने के बाद वो जो निर्णय देती है वो ये निर्णय देती है कि जो बुआ और फूफा के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी, केस किया गया था, उसे क्वैश करने का आदेश दे देती है, यानी कि रद्द करने का आदेश देती है। और साथ में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बात कही कि अगर पति पत्नी के साथ कोई भी रिश्तेदार जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन की गई है वो साथ में नहीं रहते हैं और पत्नी के साथ क्रुएल्टी हुई है, वो इस चीज को साबित भी नहीं कर पाती है कि उन रिश्तेदारों ने मेरे साथ क्रुएल्टी की है, तो ऐसे 498 के मामले को तुरंत रद्द कर देना चाहिए। साथ में ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक कहना और भी था कि मान लीजिए कि अगर पत्नी के ससुराल वाले एक बार दहेज के लिए डिमांड करते हैं या फिर किसी गिफ्ट को लेकर के बात कहते हैं, तो इसे 498 के दायरे में नहीं माना जाता है जब तक कि पत्नी के ऊपर दबाव न बनाया जाए, उसे मानसिक व शारीरिक प्रताड़ित ना किया जाए। तो इस तरह से 498 के केस को नहीं माना जाएगा अगर एक बार सिर्फ कही गई है बात कि नहीं आप मुझे ये ला करके दीजिए और दोबारा उससे उस चीज की बात ना कही गई हो, जो कि एफआईआर में उसने सिर्फ एक दिन की ही बात की है, ना कि हमेशा की बात की है। तो इस तरह से ये भी केस 498 के अंतर्गत नहीं आता है। साथ में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिले एफआईआर की बात की कि पत्नी ने 4 महीने के बाद एफआईआर तो की है, पहली बात तो ये गलत है क्योंकि तुरंत इमीडिएट एफआईआर करनी चाहिए, लेकिन अगर 4 महीने के बाद एफआईआर की है तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई है कि वो 498 की एफआईआर करने में इतना लेट क्यों गई। इससे ये साबित होता है कि पत्नी जानबूझ करके अपने पति व पति के घर वालों को फंसाने के इरादे से ये कर रही थी। तो इस तरह से जो एफआईआर थी उसे क्वेश करने का आदेश दिया गया। तो इस तरह से 3 पॉइंट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया। पहला ये कि एफआईआर अगर डिले दर्ज होती है और उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है कि वो क्यों इतना डिले हुआ है, तो 498 का केस नहीं बनता है। दूसरी चीज, जिन दूर के रिश्तेदारों का नाम लिखा गया है वो अगर पति पत्नी के साथ में नहीं रहते हैं, वो अलग रहते हैं, उनका पति पत्नी के मैरिड लाइफ से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो 498 का केस नहीं बनता है। तीसरी चीज जो बताई वो ये बताई कि अगर वन टाइम डिमांड की गई है डाउरी को लेकर के, तो उसे 498 के दायरे में नहीं लाया जाता है जब तक कि उस पत्नी के ऊपर दबाव न बनाया गया हो या शारीरिक या मानसिक प्रताड़ित ना किया गया हो। तो इस तरह से 498 के केस को लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसे रद्द करने की बात कही। तो ये जो मामला है, ऐसे ही मामले अगर आते रहेंगे और सही से न्याय होगा, दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी, सारे एविडेंस को अच्छे से देखा जाएगा, तो ये जो पत्नी के द्वारा जो फेक केसेस किए जा रहे हैं सिर्फ दबाव बनाने के लिए, परेशान करने के लिए, तो उसमें कुछ कमी आएगी।
और जो निर्दोष पति हैं उनको राहत मिलेगी। तो इस केस के बारे में आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे। और दूसरी चीज आप लोगों से हम फिर से कह देना चाहते हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि कोर्ट सही से न्याय नहीं करती है, वकील साहब अच्छे से पैरवी नहीं करते हैं, तो ऐसा आप लोगों का कहना गलत है, क्योंकि वहां पर भी आप अच्छे से एविडेंस वकील साहब को नहीं दे पाते हैं, कोर्ट के सामने नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, जो कि ठोस आधार हो ये साबित करने के लिए कि आप सही हैं। तो इस तरह से अगर आप भी, आपके पास प्रॉपर एविडेंस है, प्रॉपर आप पैरवी कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं हर डेट में, तो अगर आप सही हैं तो आपको न्याय अवश्य मिलेगा। इस केस के जो टाइटल का नाम है वो है विनीत गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। आई होप ये जानकारी आप सभी लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और भी लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस चीज की जानकारी हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।